डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेरिंग्स क्या है, बेरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसके बाद में बेरिंग की स्पेसिफिकेशन क्या है, बेरिंग का मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी असेंबली में बेरिंग को क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए शाफ्ट जो पावर और मोशन को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तक, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, फ्री मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे सारे बहुत सारे हम लोगों ने बेरिंग के जो यूजेस है वो वहाँ पे देखे थे। उसके बाद बेरिंग किस तरीके से पहचानी जाती है, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो जहाँ पे वो बैठती है जो बोर डायमीटर कहा जाता है, वो बोर डायमीटर के हिसाब से उसके इंटरनल डायमीटर आईडी जो रहता है, जहाँ पे शाफ्ट बहता है बेरिंग के अंदर, उस डायमीटर के हिसाब से, बेरिंग के थिकनेस के हिसाब से, उसके टाइप के हिसाब से, क्या वो फ्रिक्शनल बेरिंग है, नॉन एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है, मतलब वो जर्नल बेरिंग है, बॉल बेरिंग है, रेडियल बेरिंग है, पिवोट बेरिंग है, कौन से टाइप है, तो टाइप के हिसाब से, फिर बेरिंग की जो विड्थ होती है उसके हिसाब से, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल जो फिटिंग्स अलाइनमेंट्स होती है उसके हिसाब से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से बेरिंग जो है ये स्पेसिफाई की जाती है, बताई जाती है, मतलब मार्केट में हम लोगों को अवेलेबल हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बेरिंग के टाइप्स, उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेरिंग। तो ये इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बहुत सारे तरीके से बेरिंग को क्लासिफाई किया गया है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या, कि टाइप्स, टाइप्स ऑफ अ बेरिंग। लेकिन ये टाइप्स कौन से बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं, बेरिंग के जो टाइप्स है वो कौन से बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने देखा कि पहला कौन सा उसमें बेसिस था, तो जैसे बेसिस ऑफ अ साइज, बेरिंग का जो साइज है और शेप है उसके हिसाब से क्या किया गया है, बेरिंग को क्लासिफाई किया गया। जैसे कि विड्थ के हिसाब से, ओडी के हिसाब से, ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर, उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है उसके हिसाब से, जहाँ पे शाफ्ट बैठता है वो जो इंटरनल डायमीटर है उसके हिसाब से, वो बॉल बेरिंग है कि रोलर बेरिंग है उसके हिसाब से, वो फ्लैट है, फ्लैट बेरिंग है या राउंड बेरिंग है उसके हिसाब से। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्लैट बेरिंग के बारे में, क्योंकि जो बाकी सभी बेरिंग्स है उनको आगे हम लोगों को सीखना है, तो इसमें जो मेन टाइप्स आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। जैसे कि फ्लैट बेरिंग जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, मैंने दिखाया आप लोगों को कि उसको कैसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के नीचे इस्तेमाल किया गया है। मैंने बोला कि आपको जो लंदन ब्रिज है उसके अंदर भी ये बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई गई है। फिर है स्लाइड, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड बेरिंग, क्योंकि वो स्लाइड करती है किसी और पार्ट के ऊपर। उसका डोम शेप के अंदर वो जो बॉल बिठा हुआ रहता है वो दिखाया कैसे होता है, वो एक इडली के शेप का बॉल रहता है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट उसके जो होता है, इसका शेप देखेंगे तो वो पूरे तरीके से फ्लैट दिखता है। फिर हम लोगों ने राउंड बेरिंग्स के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो लोड बेरिंग के ऊपर काम करता है उसके हिसाब से बेरिंग्स क्या है, बनाई गई है, किस तरीके से लोड काम करता है, क्या वो हॉरिजेंटली काम करता है, क्या वो वर्टिकली काम करता है, क्या वो कम मात्रा में है, क्या वो मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब हर तरीके से लोड, हर डायरेक्शन से लोड वर्क करता है। जैसे हम लोगों ने फिगर नंबर 1 पहले क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डायरेक्शन से लोड वर्क करता है। तो उसके हिसाब से, मतलब बेसिस ऑफ लोड, किस तरीके से भार जो है या दबाव जो है ये बेरिंग के ऊपर काम करता है, उसके हिसाब से जनरल बेरिंग, जर्नल बेरिंग मतलब हम लोगों ने उसको ही रेडियल बेरिंग के नाम से जाना था। उसके बाद हम लोगों ने उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, फिर बाद में हम लोगों ने थ्रस्ट बेरिंग देखा कि वो वर्टिकली किस प्रकार से लोड को सपोर्ट करती है। वो जो शाफ्ट वर्टिकली असेंबली में खड़ा रहता है, वो वर्टिकल मतलब खड़े कंडीशन में रहने वाला जो शाफ्ट है उसकी तरफ से जो आता हुआ दबाव है, उस दबाव के साथ में काम करने के लिए थ्रस्ट बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्लीपर और गाइड बेरिंग क्या है, फिर पिवोट बेरिंग किस तरीके से वर्क करती है, ये हम लोगों ने देखा। तो ये दो टाइप्स हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। अभी जो हम लोगों को देखना है इसी क्लासिफिकेशन का, तीसरा टाइप जो है, वो तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के आधार पे क्या किया गया है, बेरिंग जो है उनको क्लासिफाई किया गया है, मतलब किस तरीके से फ्रिक्शन को वो एब्जॉर्व करके वर्क कर सकती है उसके हिसाब से क्या है, उन बेरिंग्स को बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कैरिंग बेरिंग्स, फ्रिक्शन को कैरी करती है अपने साथ में। सो इन बेरिंग्स के अंदर जो घिसाव होता है या फ्रिक्शन होता है या वेरिंग होता है ये सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर बेरिंग्स। सो ये जो बेरिंग है ये प्लेन बेरिंग या सॉलिड बेरिंग के अंदर आते हैं, तो इनको ही फ्रिक्शनल बेरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं बेरिंग्स को हम लोग फ्रिक्शनल बेरिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में जो हम लोग हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, बैरल बेरिंग्स इस्तेमाल में जो लाते हैं वो सभी एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के टाइप्स है। सो ये जो सभी बेरिंग्स हम लोग देखने वाले हैं इस लेसन में, मोस्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में, ये सभी बेरिंग कौन से टाइप के हैं, तो इनके अंदर कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है।
ये खाली सपोर्ट्स करती है उन पार्ट्स को जो कि ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं, जिनको पार्ट्स के अंदर घूमते समय घिस जाने का चांस जो होता है या घिस जाने का खतरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो ऐसे पार्ट्स को घिसने के बजा बचाने के लिए, मतलब क्या है, घिसाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो घिसाव होता है उससे बचाने के लिए कुछ टाइप के स्पेशल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको कहा जाता है बुश। सो ये अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के इस्तेमाल में लाए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर इन बेरिंग्स को बनाया गया है, जिनको हम लोग फ्रिक्शनल बेरिंग के नाम से जानते हैं। सो ये जो फ्रिक्शनल बेरिंग्स है उनके टाइप्स कुछ पहले हम लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं ये सॉलिड बेरिंग्स, सेल्फ अलाइंग बुश बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, एडजस्टेबल साइड बेरिंग, शेल बेरिंग, बुश बेरिंग, ये सभी जो टाइप्स है। और इसके पहले जो हम लोगों ने जैसे देखा कि पिवोट बेरिंग हो गया, या स्लीपर या गाइड बेरिंग हो गया, थ्रस्ट कॉलर बेरिंग हो गया, थ्रस्ट और कॉलर बेरिंग हो गया, जर्नल या रेडियल बेरिंग हो गया, तो ये सभी जो टाइप्स हम लोगों ने पहले देखे और अभी जो देखने वाले, ये सभी फ्रिक्शनल बेरिंग के टाइप्स है। फ्रिक्शनल मतलब क्या है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा घिसाव होता है। ये अपने आप को क्या करती है, वेयर आउट कर लेती है, जिसकी वजह से शाफ्ट और जो होल है या मशीन का पार्ट है जिसके अंदर शाफ्ट को होल्ड किया गया है और जो शाफ्ट को होल्ड करके चलता, सपोर्ट देके शाफ्ट को अपने अंदर सपोर्ट देता है और चलता है, तो यहाँ पे वो पार्ट घिसने का चांस भी होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, तो ये एक पार्ट हो गया मशीन का, और समझो इसके अंदर से शाफ्ट जा रहा है, ये बुश दिखाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये बुश है, अलग अलग मेटल से बने हुए बुश है। ये बुश का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिखाया गया है, कट सेक्शन एरिया दिखाया गया है, किस तरीके से वो बैठी, और इसके अंदर से शाफ्ट जाता है। तो शाफ्ट और ये पार्ट, इन दोनों को घिसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इन बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो हमारी बेरिंग्स होती है वो इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास में जो बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, वो अभी एडवांस बेरिंग्स हो गई, जो पहले इस्तेमाल में नहीं आती थी, अभी इस्तेमाल में आ रही है, उनको इन्वेंट किया गया है। तो ये जो बेरिंग है, ये हमारे इन जगहों पे काम कर नहीं सकती क्या, तो नहीं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे वो बेरिंग काम नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पे दबाव ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, मल्टी डायरेक्शनल लोड है, तो वहाँ पे इन्हीं बेरिंग को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। सो ये बेरिंग क्या है, कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इनको निकाला जाता है और इनकी जगह पे दूसरे बेरिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। सो दीज आर नोन एज अ फ्रिक्शनल बेरिंग, फ्रिक्शन कैरिंग बेरिंग्स। सो ये फ्रिक्शन कैरिंग बेरिंग में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन कैरिंग बेरिंग होती है उसके अंदर जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट, जैसे इसके अंदर से अंदर जो घूमने वाला पार्ट है उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट क्या है मैंने पहले आपको बताया था। तो जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट का पूरा जो सरफेस होता है, ये बेरिंग का जो होल होता है, इंटरनल होल्स, तो यहाँ पे ये बेरिंग हो गई, ये बुश मतलब एक बेरिंग का काम करने वाला पार्ट हो गया, ये बुश बेरिंग हो गई। तो इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, ये आईडी जो होता है, जो होल, खोखला सेशन जो होता है, ओके, सो या हॉलो सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हॉले सेक्शन। सो ये जो है, इस होल में, होल के अंदर क्या होता है, वो शाफ्ट आगे पीछे घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण बनता है, घर्षण जनरेट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बेरिंग अंदर बाहर होती है। तो अंदर बाहर होते समय या गोल घूमते समय क्या होता है, इन बुशेस के साथ में वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है। सो ये जो बेरिंग है, इन बेरिंग के अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन बनता है, घर्षण होता है, इसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेरिंग्स में सबसे ज़्यादा लुब्रिकेंट इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ओके, जैसे ऑयल, ग्रीस हो गया। तो ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग कम स्पीड और सबसे ज़्यादा लोड के ऊपर चलती है। मतलब क्या है, इन बेरिंग को कौन से इसमें काम करने के लिए बनाया गया है, तो ये कम स्पीड में काम करती है, ये ज़्यादा स्पीड में वर्क नहीं कर सकती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लोड के साथ में काम कर सकती है। मतलब क्या है, कम स्पीड और ज़्यादा लोड, कम स्पीड और ज़्यादा लोड मतलब भार के ऊपर जो भी शाफ्ट चलते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड बेरिंग्स होती है। सो ये फ्रिक्शनल बेरिंग जो है, ये फ्रिक्शनल बेरिंग ब्रास,
ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, गन मेटल, व्हाइट मेटल, ब्रॉन्ज, इनसे बनाए जाते हैं। तो इसके जो टाइप्स है, ये पहले टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इसमें से जो पहला टाइप है ये है सॉलिड बेरिंग्स, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। ठोस। तो ये ठोस बेरिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में, अगर हम लोग बोलेंगे तो सॉलिड बेरिंग्स। लेकिन जनरली ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसको सॉलिड बेरिंग के नाम से ही पहचानते हैं। सॉलिड बेरिंग्स में क्या है, तो देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड बना हुआ है एक ही इसमें। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोल्ड के अंदर पिघला हुआ मेटल डाला जाता है, खाली इसके अंदर मशीनिंग ऑपरेशन होता है। और बुश बना बैठाने के लिए यहाँ पे एक बोर होल होता है, जहाँ पे ये बुशेस जो है अलग अलग साइजेस के, अलग अलग टाइप्स के ये बुशेस यहाँ पे बिठाए जाते हैं। दिस इज नोन एज अ सॉलिड बेरिंग। यहाँ पे ऑयल स्प्रेड करने के लिए क्या दिखा बनाया हुआ रहता है, तो ऑयल होल बना हुआ रहता है। यहाँ पे ये बुश किस तरीके से बिठाया है, तो इसका 3 डायमेंशनल व्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक भी इसको कुछ लोग कहते हैं, या मशीन का ब्लॉक भी कहते हैं। पार्ट होता है एक, ये मशीन के पार्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये बुश बिठाया, और उसके अंदर क्या होता है, जो शाफ्ट है मशीन का रोटेट होने वाला, आगे पीछे या गोल घूमने वाला, या गोल गोल घूमने वाला और आगे पीछे होने वाला जो शाफ्ट होते हैं, वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, सपोर्ट के तौर पे अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये जो है ये सॉलिड बेरिंग यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने देखी। और ये बुश किस तरीके से, जो रिप्लेसेबल बुश होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, तो यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने दिखा अलग अलग मेटल से। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कौन से मेटल से बनते हैं, तो जो घर्षण युक्त होती है, तो बेयरिंग जो है ये, या बेयरिंग बुश जो है ये ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, गन मेटल, व्हाइट मेटल जो है उनसे बनाए जाते हैं। और उसमें से हम लोग पहला जो टाइप देख रहे हैं ये है सॉलिड बेरिंग्स के बारे में। सो ये बेरिंग किस तरीके से बनती है, तो मेटल को पिघला के पहले क्या होता है, उसका बेरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर पिघला हुआ मेटल जो है ये डाला जाता है, जिससे हम लोगों को ये बूश मिलते हैं। और फिर उनके ऊपर मशीनिंग प्रोसेस करके, जैसे कि टर्निंग हो गया, इंटरनल लैपिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन करके इन बुशेस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो बुश होते हैं जिसके अंदर बिठाए जाते हैं, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट भी कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, जिसके अंदर ये बुशेस बिठाए जाते हैं। और ये पार्ट जो होता है जिसके अंदर ये बुश बिठाते हैं, इन पार्ट से ये बुश जो होता है ये हमेशा कैसे होता है, सॉफ्ट होता है। सो जिसकी वजह से ये पार्ट जो है ये डैमेज हो नहीं हो सकते, या डैमेज होने का खतरा भी नहीं रहता, क्योंकि ये क्या है, इन पार्ट से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ये मटेरियल जो होता है बुश का, वो हमेशा सॉफ्ट रखा जाता है। और सेम जो इसके अंदर शाफ्ट मूवमेंट करने वाला है, उससे भी ये मटेरियल कैसा रहता है, हमेशा सॉफ्ट रहता है। मतलब क्या है, मशीन का पार्ट और जो शाफ्ट है, उन दोनों के मटेरियल से ये बुश का मटेरियल जो रहता है वो शाफ्ट रहता है, जो कैसा रहता है, साफ रहता है, सॉफ्ट रहता है, सॉरी। तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है, जब भी कभी कोई फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होता है या घिसाव बढ़ता है, तो ये बुश अपने आप को वहाँ पे क्या कर लेता है, घिस लेता है, या ये वेयर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन के पार्ट जो है मूवमेंट होने वाले, जैसे शाफ्ट हो गया, या जो स्टैंड बाय में है, जैसे ये पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, ऐसा पार्ट हो गया, ये हमेशा क्या है, घिसने से बच जाते हैं। ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, बुशेस घिसा लेते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है, मशीन के पार्ट की लाइफ बढ़ जाती है। तो खाली यहाँ पे क्या होता है, बुश को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर समय के बाद। इन बुशेस का एक लाइफ होता है। सो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उन बुशेस के ऊपर उनका ध्यान रहता है, क्योंकि ये बुशेस अगर ज़्यादा खराब हो गए और वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, तो मशीन का अलाइनमेंट जो है, ये अलाइनमेंट या उसका जो स्ट्रक्चर है पूरे तरीके से क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री में। सो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जब भी कभी इन असेंबली के अंदर कोई फंक्शन होता है, शाफ्ट घूमता है आगे पीछे या गोल गोल, तो उस समय पे कंटिन्यूसली ऑयल सप्लाई इन बेरिंग्स के अंदर देना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन बेरिंग की लाइफ जो है ये इंस्टेंटली कम हो जाएगी। मतलब ही क्या है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। ये जो बेरिंग के बुश होते हैं, ये बुशेस जो है, ये बुशेस जो है ये वाइट मेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट मेटल, ये वाइट मेटल से
बने हुए। तो बेरिंग अलग अलग मेटल मटेरियल से बनती है। उसके अंदर एक मेटल होता है व्हाइट मेटल जिसको कहा जाता है। तो सॉलिड बेरिंग के जो बुश होते हैं ये व्हाइट मेटल से बने हुए रहते हैं। हमेशा इसको ऑयलिंग करना जरूरी है। इसके लिए ऑयल होल जो है, ये ऑयल होल यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि हम लोग मशीन के चलते समय यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑयल मशीन के उन पार्ट्स को, बेरिंग को मिलता रहे और वो घिसने से बचती रहे और अच्छी तरीके से काम करती रहे। फिर जिसके अंदर इन बेरिंग को बिठाया जाता है, ये पार्ट जो है ये मोस्ट ऑफ ऑल कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है, तो ये कास्ट आयरन का हाउसिंग रहता है। ये जो पार्ट है ये कास्ट आयरन से बना हुआ हाउसिंग रहता है, जिसके अंदर इन बुशेस को दबा के फिट किया जाता है। मतलब क्या है, आपको उस बुश को वहां पे रखना होता है या थोड़ा सा लकड़े को उसके ऊपर रखा जाता है और लकड़ी के ऊपर हैमर से स्ट्राइक किया जाता है। डायरेक्टली इन बुश के ऊपर कभी हैमर से स्ट्राइक नहीं करते हैं क्योंकि ये मटेरियल सॉफ्ट होता है। हैमर से स्ट्राइक करने के बाद इनके शेप में चेंजेस आ सकते हैं जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होते किसी भी असेंबली में। तो उसका तरीका क्या है कि वहाँ पे लकड़ी रखी जाती है और हैमर से धीरे धीरे उसको स्ट्राइक किया जाता है, तो जिसकी वजह से लकड़ी जो है वो सॉफ्ट होती है उन मेटल से, सभी मेटल से, तो जिसकी वजह से ये बूझ जो है आराम से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। ये जो हम लोगों ने देखे ये है सॉलिड बेरिंग के बारे में। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है सेल्फ अलाइन बेरिंग। तो यहाँ पे वो सेल्फ अलाइन बेरिंग कैसे हो यहाँ पे दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ ऑल कार्स के अंदर जो हम लोग बेरिंग्स इस्तेमाल में लाते हैं, तो ये सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग जो है वहाँ पे इस्तेमाल में आती है। इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं इन बेरिंग के, ये खुद ब खुद अलाइन हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो शाफ्ट को इन बेरिंग के अंदर किस तरीके से बिठाया गया है। तो क्या है, अगर हम लोगों को किसी एंगुलर डायरेक्शन में शाफ्ट को लेके जाना है, पावर ट्रांसमिट करनी है, तो इन बेरिंग का वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये अलग टाइप का रोलिंग एलिमेंट है। मतलब जैसे हमारे पास में रोलिंग एलिमेंट होता है वैसे नहीं। तो यहाँ पे एक पार्ट रोलिंग का काम करता है और वो हमेशा सॉफ्ट मेटल से बना हुआ रहता है कि अगर वो घूम घूम के घिसाव भी हो तो इसी पार्ट का घिसाव हो, ना कि जिसके अंदर उसको बिठाया गया है उस हाउसिंग को खराब करे, डैमेज करे, या ना ही वो किसी शाफ्ट को डैमेज करे। तो इस तरीके से इनको क्या किया हुआ रहता है, बनाया हुआ रहता है। दीज आर नोन एज अ सेल्फ अलाइन बेरिंग। सेल्फ अलाइन मतलब क्या है, उसके अंदर खुद ब खुद अलाइन होने की कैपेसिटी है, एडजस्ट होने की कैपेसिटी है। ओके, और दूसरा क्या है, बुश मतलब क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल हम लोगों ने बिठाया है या मटेरियल का जो पार्ट यहाँ पे बिठाया है उसको क्या कहा जाता है, बुश। सो दीज आर नोन एज अ बुश। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ये अंदर का पार्ट है, वो यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है, दीज आर नोन एज अ बुश। सो ये जो बुशेस होते हैं, ये बुशेस की वजह से क्या होते हैं, सेल्फ अलाइन बेरिंग्स जो है ये बहुत अच्छी तरीके से मोस्टली इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है, सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग का। कुछ जो सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग होते हैं उसके अंदर जो बॉल या रोलिंग एलिमेंट जैसे चीज हम लोगों को दिखती है जो घूमता है वहां पे, इसके और इस जिसके अंदर उसको बिठाया गया उस हाउसिंग के अंदर एक सॉफ्ट मेटल की लेयर होती है, जिसकी वजह से ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये इजीली एक दूसरे के साथ में घूमते हैं और ज़्यादा फ्रिक्शन होने पर अंदर का पार्ट जो है ये घिस जाता है और बेरिंग के बाकी सभी पार्ट्स को बचाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग जो इसको बनाने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, लागत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए क्या करती है कुछ कंपनी इसके साथ में उन बुशेस को बना के देते हैं, तो बुशेस की कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर बुश खराब होते हैं तो बुश को रिप्लेस किया जाता है, वापस इनकी असेंबली करके इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मतलब ये जब भी कभी इस्तेमाल में लूज हो जाए या काम करते करते इंटरनल जो उसका मटेरियल से वो घिस जाए, तो उसकी जगह पे अलग बुशेस को डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि ये उतनी महंगी भी होती है बनाने के लिए। ओके, और कुछ खास जगहों पे ही उनका इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि हमारे कार के अंदर इसी टाइप के बेरिंग जो होते हैं वो हमारे टायर क्या व्हील की असेंबली जो होती है उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैंने आपको हमारे पहले क्लास में दिखाया था, एक टाइप के बोल्ट की तरह वो वर्क करता है जिसके अंदर ये बॉलिंग या रोलिंग एलिमेंट्स बिठाए जाते हैं। तो ये सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग, तो इसके बारे में या इस प्रकार की जो बेरिंग्स होती है, इस प्रकार के बेरिंग में जो बुश सेल्फ अलाइनिंग के लिए एक विशेष जो स्लीव्स होती है उन स्लीव के अंदर फिट किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, बेयरिंग को घूमने से बचाने के लिए इसके एक जो एंड होता है या सिरा जो होता है वहां पे स्क्रू लगा दिया जाता है, जो आधा बुश तथा आधा
जो उसका बॉडी है उसके अंदर लॉक में लगा रहता है। मतलब क्या है कि जो स्क्रू होता है वो आधा बुश में लॉक रहता है और आधा कहाँ पे रहता है, बॉडी में लॉक रहता है, जिसकी वजह से वो बेरिंग जो है ये ज़्यादा हिल नहीं सकती है, एक पर्टिकुलर लाइन में ही वो चलती रहती है, घूमती रहती है। सो सेल्फ अलाइंग बुश बेरिंग का जो यूज़ है ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहाँ पर किसी पार्ट को हाई स्पीड पे चलाने की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। ऐसी जगहों पे सेल्फ अलाइंग बुश बेरिंग जो है, ये सेल्फ अलाइंग बुश बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे शाफ्ट की जो मिस अलाइनमेंट होती है, वो मिस अलाइनमेंट या मतलब शाफ्ट को आपको कहीं पे ले जाना है और उसके अंदर कुछ मिस अलाइनमेंट्स हो गई या करनी पड़ रही, तो ऐसे समय पे ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग्स उन जगहों पे बहुत ज़्यादा काम में आती है या बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी मशीन असेंबली को अलाइन करने के लिए या मशीन असेंबली में शाफ्ट को अलाइन करने के लिए। सो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज में इन बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, उस बेरिंग को हम लोग कहते हैं स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग मतलब क्या है कि उसके जो हिस्से होते हैं या पार्ट जो होते हैं बुश के, उनको क्या किया हुआ रहता है, स्प्लिटेड रहते हैं। मतलब क्या है, अलग किए हुए रहते हैं, जैसे हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया जाता है। कुछ बेरिंग दो भागों में, कुछ बेरिंग तीन पार्ट्स में, चार पार्ट्स में मिलती है। सो डिपेंड होता है उसकी साइज और शेप के ऊपर या कहाँ पे उसको इस्तेमाल में किया जाने वाला है या इस्तेमाल में लाया जाने वाला है। तो ये जो स्प्लिट बेरिंग है, इन प्रकार की जो बेरिंग्स होती है, सो इन प्रकार की बेरिंग को कास्ट आयरन का जो प्लमर ब्लॉक कहा जाता है, उस प्लमर ब्लॉक में फीड किया जाता है। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो है, जिसके अंदर ये बेरिंग फिट की हुई मिल रही है बुश के साथ में, ये जो है इसको क्या कहते हैं, हम लोग प्लमर ब्लॉक कहते हैं। सो इसके अंदर इस तरीके से हाउसिंग बिठाई गई रहती है कि जिसके अंदर ये बेरिंग जो है ये फ्रीली घूम सके या लॉक हो सके। और उसके ऑयलिंग के लिए क्या किया रहता है, ऊपर की तरफ ऑयल होल बना हुआ रहता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली ऑयल जो है ये बेरिंग की तरफ छोड़ा जा सकता है या सर्कुलेट किया जा सकता है। ये बेरिंग जो है इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग शेप में, साइजेस में हम लोगों को मिलते हैं। कुछ में देखिए ऑयल को बिठा के रखने के लिए ग्रूव्स बने हुए रहते हैं, होल्स बने हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रूव्स है, यहाँ पे होल्स है। सो इस्तेमाल के हिसाब से कितने तक वो चलना चाहिए, कितना लाइफ तक वो चलना चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग मटेरियल से इनको बनाया जाता है। सो ये कहाँ पे बैठते हैं, तो जो प्लमर ब्लॉक होता है, जो कास्ट आयरन से बनाया हुआ सॉलिड बॉडी रहती है, टू पीस बॉडी, उसके अंदर इस बेरिंग को क्या करते हैं, बिठाते हैं। दीज आर ऑल्सो कम्स इन अ बुशेस। सो ये बुशेस के टाइप में ही आते हैं, ये बुशेस को यहाँ पे फिट किया जाता है। दैट इज नोन एज अ स्प्लिट। स्प्लिट इसके लिए क्योंकि ये अलग है, एक पूरा सॉलिड पीस नहीं है, इसको क्या किया गया है, दो तीन पीसों में बांटा जाता है। इस्तेमाल करते समय दो पीस में होते हैं, चार पीसेस में होते हैं, डिपेंड अपॉन द साइज। अगर बड़ी साइज की रहेगी तो बिठाने के लिए मुश्किल हो सकते हैं दो पार्ट्स को, तो उनको चार पार्ट्स में भी बनाया जाता है। सो डिपेंड होता है। तो मैं वही बोला कि साइज के ऊपर, साइज मैटर करता है वहाँ पे। तो ये जो स्प्लिट बेरिंग है कहाँ पे बैठती है, तो प्लमर ब्लॉक। तो प्लमर ब्लॉक किसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लमर ब्लॉक, दिस इज नोन एज अ प्लमर ब्लॉक। तो प्लमर ब्लॉक में ये बेरिंग इस्तेमाल में लाई। ये ध्यान में रखना है, प्लमर ब्लॉक में स्प्लिट बेरिंग भी बैठाई जाती है, रोलर बेरिंग भी बैठती है और बॉल बेरिंग भी बैठती है। लेकिन इस्तेमाल के हिसाब से प्लमर ब्लॉक जो है ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल स्प्लिट बेरिंग जो है, ये स्प्लिट बेरिंग यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है प्लमर ब्लॉक के अंदर। सो इसकी जो आउटसाइड सरफेस होती है उसके ऊपर कॉलर बना हुआ रहता है। सो दिस इज नोन एज अ कॉलर। ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या बोलते हैं, कॉलर बोला जाता है। और ये जो है ये दो पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड की रहती है। जैसे हम लोगों ने देखा दो पार्ट्स या चार पार्ट्स में ये मिलती है, साइजेस के ऊपर, साइजेस मैटर करता है। तो ये हो गई स्प्लिट बेरिंग के बारे में। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग्स। दिस इज नोन एज एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। ये इसका डायग्राम है। ये क्या है कि ये बेरिंग जो है उसके अंदर की जो स्लीव्स होती है, जहाँ पे गाइड जो कि शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो उनको लॉक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो स्लॉटेड नट होता है वो स्लॉटेड नट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे बाइक्स के अंदर कुछ जगह पे इस्तेमाल में लाया जाता है, कार्स के अंदर इसको इस्तेमाल में लाते हैं, मशीन के ऊपर। इसको खोलने के लिए हम लोगों को सी स्पैनर की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम लोग इसको खोलते हैं। सो इसको क्या कहा जाता है, इस बेरिंग के टाइप को एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। बहुत ही कम इनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, बहुत कम जगहों पे, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग है, सो इनके अंदर इस बेरिंग में
जो वेयर होता है, घिसाव जो होता है, उसको कम या ज़्यादा एडजस्ट करने की सुविधा होती है, मतलब वहाँ पे वो प्रोविजन की रहती है। सो ये जो बेरिंग्स होती है, इसके अंदर हम लोग जो फ्रिक्शन है या घिसाव है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके लिए हाउसिंग के अंदर क्या होता है, टेपर होल बना हुआ रहता है। हाउसिंग के अंदर टेपर होल जो है, ये देखेंगे हम लोग तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये टेपर होल है। सो ये टेपर होल बना हुआ रहता है, और इस टेपर होल के अंदर बेयरिंग जो है, ये बेयरिंग स्लॉटेड रिंग नट जो है, वो स्लॉटेड रिंग नट के द्वारा फीड की हुई रहती है, जिसकी वजह से जब शाफ्ट अपना वर्क करे, घूमता रहे, चाहे वो गोल गोल घूमे या आगे पीछे घूमे, बेयरिंग अपनी जगह से ना हिले या ना निकले। सो ये प्रोविजन यहाँ पे इस एडजस्टेबल जो स्लाइड बेयरिंग है उसके अंदर की हुई रहती है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को देखना है शेल बेयरिंग के बारे में। तो शेल बेयरिंग क्या है? सो शेल बेयरिंग जनरली दो पार्ट में बनी हुई रहती है। ये जो शेल बेयरिंग है, ये दो पार्ट में बनी हुई रहती है, जिसकी आउटसाइड बॉडी जो है ये गन मेटल, ब्रॉन्ज या फिर कास्ट आयरन से बनी हुई रहती है, और इसका इंटरनल पार्ट जो होता है ये वाइट मेटल या बेबिट मेटल जो है उससे लाइनिंग किया हुआ रहता है। लाइनिंग मतलब सेफ कोटिंग जो होती है, बेरिंग को घिसने से बचाने वाली या खुद को घिसा के बेरिंग को सेफ करने वाली जो होती है, वो कोटिंग यहाँ पे होती है। अलग अलग मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसमें मोस्ट ऑफ ऑल इस बेरिंग के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर में? तो वाइट मेटल या बेबिट मेटल जो है उसकी वो लाइनिंग की हुई रहती है। ये इस प्रकार की जो बेरिंग है, उसकी जो आउटसाइड सरफेस होती है, बाहरी सतह जो होती है, उसके ऊपर कॉलर बना हुआ रहता है। सो ये कॉलर्स बने हुए हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कॉलर्स बने हुए रहते हैं। ये बेरिंग जो है ये सबसे हेवी वर्क में इस्तेमाल में लाई जाती है। जहाँ पे ज़्यादा लोड है, ज़्यादा लोड में बेरिंग को काम करना है, वहाँ पे ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके बाद जो है हम लोगों को देखना है वो है बुश बेरिंग। तो बुश बेरिंग क्या है? बुशेस इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ ऑल सभी जो फ्रिक्शनल बेरिंग है उनके अंदर बुशेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो बुश बेरिंग है, सो जो सॉलिड बेरिंग्स होती है, जिसको हम लोग ने देखा पहले ही इसमें कि जिसको हम लोग ठोस बेरिंग कहते हैं, सॉलिड बेरिंग। सो ये जो सॉलिड बेरिंग है उसमें शाफ्ट चलते चलते, जैसे वो शाफ्ट चालू होता है, रन होता है, उस समय पे उसका जो बोर है, वो बोर क्या होता है, घिस जा है, और उस बोर साइज के अंदर चेंजेस होते हैं। मतलब वो बोर साइज जो है जहाँ पे वो शाफ्ट बिठाया गया है उसकी साइज बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद हम लोगों को बेरिंग जो है ये बेरिंग चेंज करनी पड़ती है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो सॉलिड बेरिंग्स है उन सॉलिड बेरिंग्स के अंदर डायमीटर को बड़ा किया जाता है, और उस डायमीटर के अंदर गन मेटल या बेरिंग के जो मेटल्स है उनसे बने हुए जो बुश होते हैं, उन बुशेस को फिट किया जाता है, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। सो इन बुशेस को बिठाने का मतलब क्या है कि घिसाव कम हो जाए, दोनों पार्ट जो है, मशीन का पार्ट और जो शाफ्ट, दोनों को घिसने से बचाया जा सके, उनकी लाइफ बढ़ाई जा सके, मूवमेंट जो है मशीन के घूमने की जो डायरेक्शन है, चाहे वो आगे पीछे हो या गोल गोल शाफ्ट घूमता रहे, जिससे फ्रिक्शन कम हो, इस तरीके का सरफेस इन बुशेस के जरिए वहाँ पे पहुँचा बनाया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो सॉलिड्स बेरिंग है मोस्ट ऑफ ऑल उसके अंदर बुशेस इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, कुछ जगह पे बुशेस को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। उसकी वजह से उसके अंदर घिसाव जो है, ये घिसाव ज़्यादा होता है, और घिसाव ज़्यादा होने से वो उसके अंदर जो है पार्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उससे बचने के लिए उन बेरिंग्स के जो बोर्स होते हैं, बोर मतलब जहाँ पे ये बुश बिठाया गया है, वो जो सेक्शन है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोर। लेकिन उसी को बेरिंग बिठाते समय उसको हाउसिंग भी कहते हैं, क्योंकि बेरिंग उसके अंदर जाके बैठ जाती है।
वो जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग का जो बोर होता है, वो बोर का डायमीटर क्या करते हैं इसमें बढ़ाते हैं, उसको बुश के साइज का बनाते हैं, बुश के आउटसाइड डायमीटर के हिसाब से उसको बनाया जाता है। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, जो गन मेटल की बनी हुई सिलेंड्रिकल हॉलो बुश होती है, उस बुश को दबा के लाइटली प्रेशराइज करके फीड किया जाता है। और जैसे ही उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, उसको क्या करते हैं, उन जगहों से निकालते हैं और उसकी जगह पे नए टाइप के बुश को इस्तेमाल किया जाता है और वापस उस पार्ट को चलाया जाता है। मतलब क्या है, ये जो बुश होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, कि एक बुश खराब हो जाए तो उसको निकालो, उसकी जगह पे नया बुश डालो, असेंबली की जनरेट करो और मशीन के मूवमेंट को दोबारा चालू कर दो। तो दिस इज नोन एज अ बुश बेरिंग। तो बुश बेरिंग और जो सॉलिड बेरिंग है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, दोनों भी सेम होती है, सेम फंक्शन करती है। खाली कुछ या कभी कभार हम लोगों को सॉलिड बेरिंग जो है, सॉलिड बेरिंग में बुश इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो ऑयल वहाँ पे छोड़ के उसको सर्कुलेट करके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है और पार्ट्स का मूवमेंट किया जाता है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिक्शन के बेसिस के अनुसार जो भी बेरिंग्स के टाइप्स बने हैं, जैसे कि सॉलिड बेरिंग, सेल्फ अलाइन बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, शेल बेरिंग, बुश बेरिंग, ये टाइप्स देखे हैं। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है क्या, तो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग मतलब क्या है, देखिए हम लोगों ने फ्रिक्शनल बेरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग ये दो टाइप हम लोगों ने मेनली मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर प्लेन बेरिंग आती है। जो हम लोग फ्रिक्शनल बेरिंग है, उन फ्रिक्शनल बेरिंग के अंदर मतलब जो फ्रिक्शन क्रिएट करती है उन बेरिंग्स के अंदर, या उनको चलते समय सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो जो बेरिंग्स है उन बेरिंग को फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं। उनके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टाइप जो है वो देखे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होते, इनके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल इसके अंदर वो बुशेस इस्तेमाल में लाई जाती है, या खुद को घिसने वाले मटेरियल से बने हुए अलग अलग स्लीव्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं असेंबली में। तो ये क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हेवी लोड है वो लोड को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। इसके लिए इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे स्पीड मायने नहीं रखता है, जहाँ पे लोड जो है ये लोड मायने रखता है, भार सहन करने की जो क्षमता है वो मायने रखती है। तो इसके लिए इन बेरिंग्स असेंबली को वहां पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन कुछ जगह पे स्पीड भी रिक्वायर्ड होता है तो लोड की रिक्वायरेशन नहीं होती है, या स्पीड और लोड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे ये बेरिंग काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए वहां पे क्या किया जाता है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये मेन दो टाइप्स होते हैं जिसको कहा जाता है फ्रिक्शनल बेरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। सो इन दोनों टाइप से ही उनको पहचाना जाता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में। तो फ्रिक्शनल बेरिंग में ये सभी टाइप जो हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, फ्रॉम पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक जो भी हम लोगों ने देखे, दीज आर नोन एज अ फ्रिक्शनल बेरिंग, मतलब जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। इनके अंदर कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है। और आगे जो हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग देखने वाले हैं उसके अंदर क्या होता है, रोलिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब बॉल होते हैं, नीडल्स होती है, रोलर्स होते हैं, और उनके जरिए या टेपर रोलर्स होते हैं, और उनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, बेरिंग्स बने हुए रहते हैं जो सबसे ज़्यादा कम फ्रिक्शन करके चलते हैं। लेकिन उनकी कुछ खासियत है। सो इसके लिए कुछ जगह जो है जहाँ पे इन फ्रिक्शनल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको प्लेन बेरिंग कहते हैं, सॉलिड बेरिंग कहते हैं, जर्नल कहते हैं, थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं, और उनके जैसे कुछ फंक्शन करने वाले बेरिंग जो है जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आगे हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।